काम करने वाले इंजीनियर, उनका पूरा परिवार जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, और बहुत पहले से उन्होंने साहब काशीराम जी के साथ काम किया, पूरी फैमिली लगी रही और आज भी वो लोग दिन रात मूवमेंट में लगे रहते हैं। अभी उनका बामसेफ के बारे में थोड़ा रुझान नहीं है, समन संघ में काम कर रहे हैं। तो वो सेंटर पे आए और सेंटर पे आके जाति के अर्थ की 3-4 किताब ले गए। फिर 7-8 दिन बाद दोबारा कल आए, बोले जाति के अर्थ की 20 किताब दे दो। तो मैंने, आपने पढ़ी? कह रहे हाँ मैंने पढ़ी। उनकी आंखों में पानी आ गया। वो कहने लगे कि ये किताब इतनी गजब की है कि पूरी जिंदगी में बामसेफ में रहा, काम किया, पर इसका जवाब नहीं, और मैं हर आदमी को इसे दूंगा, और पूरे घर में मैंने ये पढ़वाने के लिए दी है। ये वाली किताब है जाति का अर्थ, असली अर्थ। फिर एक सज्जन और आए, वो भी बड़े अफसर रहे। उन्होंने बताया कि मैं पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि जाति से कैसे मेरा पीछा छूटे, कई उपाय किए, कई बात की, पर जाति का पीछा नहीं छूटा। ये जो बवाल है, पर ये किताब पढ़ने के बाद में अब मुझे कोई डर और भय नहीं लगता। अब जाति क्या है उसकी जानकारी पूरी है। वो भी कुछ किताब लेके गए। तो जाति के अर्थ की जो किताब है, ये जाति को जड़ से जानने की और पूरी तरह से पहचानने की किताब है। जाति को खत्म करने की नहीं है, क्योंकि जाति को खत्म नहीं कर सकते। जाति का जो, जात का जो पुराना अर्थ है, वो हम लोगों का रोजगार, हम लोगों का काम है, जो हम आज भी करते हैं, पहले भी करते थे और करते रहेंगे। तो जो व्यक्ति जो काम करेगा, जात, जाति का मतलब है उसका काम। तो काम को कैसे खत्म करोगे? सब तो निकम्मे हो जाओगे, फिर तो सारे वमड़ हो जाओगे, क्योंकि वमड़ की जात नहीं होती, वमड़ की जाति नहीं होती। तो कुछ लोग कहते हैं जी कि जाति बहुत परेशान करती है, जाति को कैसे निकालें, जाति को कैसे हटाएं, जाति को कैसे मारें, जाति को कैसे खत्म करें। भाई बाबा साहब ने साफ साफ तो बताया है कि जाति है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे खत्म करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे मारोगे? ये दो तरफा क्यों सोचते हो? या तो अपने महापुरुष में यकीन मत करो, और यकीन करते हो तो पूरी बात में यकीन करो। ये क्या बात हुई कि किसी बात में यकीन कर लिया, किसी में नहीं कर लिया? जब इतनी बड़ी रिसर्च करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया कि जाति है ही नहीं, ये माइंड का भ्रम है, यानी मन का भ्रम है, दिमाग का भ्रम है, नोट नोशन ऑफ माइंड है, लिखा हुआ है साफ साफ, और सब लोग पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश। जो व्यक्ति मिशन मूवमेंट में आता है, कोई किताब पढ़ना पड़े, 2-4 पन्ने इस किताब के पढ़ लेता है, और बहस में भी सुनते हैं। फिर काहे मरे जा रहे हो भाई, कि इसको खत्म करना है, इसको निकालना है, इसको उड़ाना है, इसको जड़ से खत्म करना है? ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है नहीं कहीं। जब है नहीं तो फिर कैसे करोगे? तो दो बातें होती हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि जाति सबकी है, और जाति हमारी पहचान है, और वमड़ों की जाति नहीं है। और दूसरे हम ये कह रहे हैं कि जाति है ही नहीं, जाति का कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है, ये सब भ्रम में है। तो हमारे लोग बहस में कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई आदमी उनको चित्त करके जा सकता है, कोई छोटा सा भी बात को पकड़ लेगा तो कहेगा यार अजीब मजाक है। कहते हो बाबा साहब कहते हैं कि जाति माइंड का भ्रम है, और जोर जोर से चिल्लाते हो, और फिर हमसे कहते हो कि जाति तो जितने भी समण है उनकी होती होती है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, आप चाहो तो चेक कर लो। तो शब्दों के जो अर्थ हैं वो बार बार अदले बदले जाते हैं, ये एक प्रोसीजर है। और हमारे साथ तो ये घटनाएं खास तौर से घट रही हैं, क्योंकि हमारी तो जो मार हो रही है वो इस बात की ज्यादा हो रही है कि जो शब्द हमें नुकसान दे रहा है, जिसका अभ्यास चल रहा है, जिसकी प्रैक्टिस चल रही है, उसको तो हम लादे जा रहे हैं। और जो शब्द हमें फायदा दे रहा है, जिसकी जानकारी में फायदा दे रही है, उसको हम जानते नहीं, तो हम मात खाते हैं।
जाति, हमारे अधिकतर शब्द कई कई बार बदले हैं, 3 बार भी बदले हैं, अधिकतर 2 बार बदले हैं, और कुछ के लुप्त कर दिए गए, खत्म हो गए, और थोड़े बहुत भ्रम में आ गए। ये जो जात और जाति का शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं। ये दिमाग में रखना है हर एक को, व्यक्ति को, जितने भी हमारे समझ संज्ञ जब बहस करते समय, जैसे हम ये डिफरेंस करते हैं कि भिक्खु संघ और समर संघ अलग अलग हैं। कहीं कोई बहस करता है तो भिक्खु संघ के नियम समर संघ में डाल देता है, और समर संघ के नियम भिक्खु संघ में डाल देता है, और वहां चित्तपट होके आ जाता है। उसको समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है, सुनना, और सामने वाले को तो पता ही नहीं है। इसलिए जब भी आप बहस करें तो भिक्खु संघ अलग है, वो धार्मिक संघ है, उसके नियम अलग हैं, और जो समणों का संघ है वो अलग है, वो सामाजिक संघ है, उसके नियम अलग हैं। वैसे ही जात और जाति के 2 अर्थ हैं, और जात और जाति को 2 अर्थों में ही समझना है। एक आपने समझना है जो पुराने समय में, बुद्ध से पहले, बुद्ध के समय, अशोक के समय, और अभी लगभग 200-300 साल पहले तक जो जात और जाति का अर्थ रहा है वो अलग है। और जो आज के समय प्रचलित है, जो आज के समय सर्टिफिकेट में लिखा जाता है, जो आज के समय जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है, जाति के नाम पे कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, या जिसके आज के समय जाति का अभ्यास करके लोगों की पूंजी को, उनकी बहन बेटियों को बदतमीजी की जाती है, या उनके अधिकार लिए जाते हैं, या उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, या उनकी बेइज्जती की जाती है, या वो बेइज्जती समझते हैं या बेइज्जती मानते हैं, ये शब्द जात जाति का जो अर्थ रखता है ये अलग है। दोनों को अच्छी प्रकार से समझ लें, और दोनों को अच्छी प्रकार से समझाएं, तो आप किसी भी बहस में, किसी भी तर्क वितर्क में विजयी होकर आएंगे, और सामने वाले की अच्छी तरह से ठुकाई करके आएंगे। तर्क वितर्क का खेल है, वक्तव्य का खेल है। आप सब लोग स्पोक हैं, आपको बोलना है, आपको स्पोकन करना है। आप महापुरुषों की बात को बताने के वक्ता हैं। तो यहां अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और उस प्रैक्टिस को अच्छी तरह से समझ लें। कोई डाउट हो तो कंसेप्ट के बाद में पूछ भी लें। जात और जाति का जो शब्द है पुरातन है, बुद्ध ने गढ़ा नहीं है, बुद्ध ने बनाया नहीं है। बुद्ध ने कुछ शब्द तो बनाए हैं जो खास तौर से विपස්සना से संबंधित थे, साधना से, जो उन्होंने रिसर्च की उससे, क्योंकि रिसर्च में तो नए नए शब्द आते हैं। जैसे आज के समय इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, ये पुराने समय में कई शब्द नहीं है। पुराने समय में तो अणु और परमाणु हम बोलते थे, पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जीट्रॉन, बहुत सारे अल्फा, बीटा, गामा, ये नाम रखे गए हैं। इन सब की लेटेस्ट न्यूज जो खोज है वो चलती रहती है, साइंटिस्ट खोजते रहते हैं अर्थ में से, नेचर में से, और उनके नाम रखते रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य के शरीर के जितने नाम हैं, इतने सारे नाम हैं, लाखों नाम हैं जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं और वो सेल्स बनी हैं, उनके नाम है। जानकारी लेने देने के लिए नामकरण होता है। तो बुद्ध ने कोई जात जाति का नाम नहीं गढ़ा, ना ही बनाया, पहले से है, वो इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने की जो घटना है वो लिखी हुई है, जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा, मरण दुखा। तो वो जो कहते हैं कि जाति दुख है, मरना दुख है, व्याधि माने जो बीमारी है वो दुख है, और जो मरना है वो दुख है। तो इसमें जो जाति आता है, इसका मतलब वो मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि जन्म लेना दुख है। जाति मतलब जन्म लेना दुख है, उत्पन्न होना दुख है। जब बच्चा पैदा होता है तो दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, कष्ट होता है उसे। और उसके बाद में जब वो बीमार होता है तब उसको दुख होता है। जब वो बूढ़ा होता है तब उसको दुख होता है, और जब वो मरता है तो मरना नहीं चाहता, इसलिए दुख होता है। तो चारों चार दुख बताए। इसमें से हम बहुत अच्छी तरह से तर्क वितर्क कर सकते हैं कि भाई जात का मतलब, आज के जात का मतलब नहीं बता रहे हैं। जो आज ये लोहार, कुमार, सुनार, चमार, महार, और माला, मादिगा, अ, चंडाल, और सैनी, और लोधा, और ये मौर्य, कुशवाहा, ये जो नाम चलते हैं, ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये नाम उस समय थे भी नहीं। आप पूरा साहित्य उठा लो, पूरे साहित्य में, बुद्ध के पूरे साहित्य में, पूरे घटनाक्रम में, खुद बुद्ध की भी कोई जाति वाति नहीं बता सकता। शाक्य कुल वंश है उनके, क्योंकि उनका कुल चलता था और माताओं के नाम पे चलता था। तो गौतमी मार मार ही उनसे उनसे चलता था। मोस्टली माताओं के नाम पे बच्चों के नाम पड़ते थे, या कोई चिन्ह होता था, प्राकृतिक चिन्ह, कोई शेर हो गया, कोई मोर हो गया, कोई पेड़ पौधा हो गया, पत्ता हो गया, इसके नाम से पहचान होती थी। पर काम का जो पहचान है उसके नाम से पूरे पूरे समुदाय की पहचान नहीं होती थी। जो व्यक्ति लकड़ी काट रहा है लकड़हारा हो गया, तो लकड़हारा वही व्यक्ति है जो लकड़ काट रहा है। उसके परिवार को लकड़हारा नहीं बोलते। लकड़हारे का परिवार तो बोल सकते हैं, पर उसकी पत्नी को लकड़हारी नहीं बोल सकते। उसकी पत्नी तो गृहस्थ है, घर का काम करती है, या वो कोई और काम करती होगी, पर लकड़हारी नहीं है वो। लकड़हारा सिर्फ एक ही व्यक्ति है।
वैसे ही कोई व्यक्ति अगर घास काटता है तो घसियारा वही है, उसके बच्चे घसियारे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति राजा के यहाँ काम करता है, राजकर्मी है, तो वही राजकर्मी है, उसके पिताजी राजकर्मी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर राजा का काम करता है, राज चलाने का काम करता है, तो वही राजा है, उसकी पत्नी राजा नहीं है, उसके और जो माता पिता है वो नहीं है राजा। कोई व्यक्ति अगर उपदेश दे देता है तो जो उपदेश देता है वही उपदेशक है, उसके घर वाले उपदेशक नहीं है। ये आज भी होता है, ये पहले भी होता था। इसलिए जात, इसलिए काम के नाम से, यानी जो उत्पन्न कर रहा है, जिसको हम पुराने समय में जात बोलते थे कि ये उत्पन्न करने वाला जो व्यक्ति है, क्योंकि उत्पन्न करना ही जात, और जात पुराने समय में होता था। जैसे बुद्ध ने कहा जाति दुख है, यानी उत्पन्न होना दुख है, जात दुख है। तो स्पष्ट सी बात हो गई कि हर हालत में अगर कोई नया बच्चा पैदा हुआ, नवजात हो गया, कहीं अगर कोई घटनाक्रम में हमने जात लगा दिया, तो वो जात का मतलब उसका पैदा होना है। तो जात जो शब्द बना है उसमें से अगर जय हटा दें तो जात में खाली तय रह जाता है और जाति में ती रह जाता है। तय और ती का मतलब होता है, होती है। जिसमें शब्दों में बाद में ती लग जाए या ता लग जाए, इसका मतलब होता है या होती है। सारे शब्दों में, क्रियाओं में आज भी चलता है, खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है, पहले ती लगा करता था, ती। पाली भाषा में ती है, अब ता लगता है। ती भी लगता है, चलती है, फिरती है, पर वहां जेंडर अलग से होता है। जो पाली जानते हैं वो जानते हैं। तो ती का मतलब है चलता है, यानी चीज चल रही है। तो जय अगर लगा देते हैं तो जय का मतलब होता है उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जन्म लेता है, जन्म होता है। तो जात और जाति के दोनों शब्दों में जय हर जगह ऐसे ही आता है। इस किताब में कम से कम 200-300 उदाहरण इस बात के दे रखे हैं कि जिन शब्दों के पीछे जय लगता है, जैसे जलज, जलज का मतलब है जल और बाद में जय, तो जलज का मतलब है जल से उत्पन्न। तो जल से उत्पन्न का मतलब है कि वो चीज जो भी है वो जल से उत्पन्न हो रही है, तो जलज हो गया। तो जो जो चीज बाद में जय लगता है, इसका मतलब पहली वाली चीज उससे उत्पन्न हो रही है। ऐसे इसके अंदर उदाहरण बहुत सारे दिए हुए हैं, आप पढ़ोगे जानोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे। तो पुराने समय में कहीं जो 6743 जाति हैं उनका जिक्र नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। काम जो उस समय के थे, उस समय के काम थे घर बनाने का काम, घर को चलाने का काम, लकड़ी काटने का काम, शहद लाने का काम, शिकार करने का काम, मांस बेचने का काम, फूल माला बनाने का काम, फूल इकट्ठा करने का काम, फल इकट्ठा करने का काम, जानवर पालने का काम, खेती का काम, किसानी का काम, कपड़ा बुनने का काम, लोहे के, जब तक लोहा आ गया तो लोहे के औजार बनाने का काम, लकड़ी का काम, लकड़ी के औजार बनाने का काम, लकड़ी की चीजें बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, पत्थर को काटने का काम, ज्वेलरी बनाने का काम। ये काम होते थे पुराने समय में, और फिर धीरे धीरे काम बढ़ते चले गए। पर 6743 काम नहीं है ना, 6743 कामों की कोई लिस्ट है। तो कहीं भी आप पुराने साहित्य में जाओगे, कहीं भी, चाहे जैनियों के में जाओ चाहे बुद्ध के में जाओ, वहीं से आरंभ होता है। आप लाख कोशिश कर लो कि आपको जातियों के नाम मिल जाए, आपको उनके जो करेक्टर हैं, यानी जो जैन के आगम में या बुद्ध के त्रिपिटक में जो नाम दिए हुए हैं, उन नाम के पीछे भी आज की तरह पूंछ नहीं है, और ना नाम के आगे है। यानी आज जो शर्मा, वर्मा, मल्होत्रा, खड़ोत्रा, पड़ोत्रा, अड़ोत्रा, ये जो नाम होते हैं, ऐसे नाम नहीं मिलेंगे आपको कोई भी। आप बुद्ध के आगम की, वो जैन के आगम की और बुद्ध के जो त्रिपिटक है उनकी तो बात छोड़ो, जो काल्पनिक किताबें हैं, जिनको हम काल्पनिक किताबें मानते हैं, जिनका कोई लेखक नहीं है, जिनका कोई पब्लिशर नहीं है, जिनका कोई टाइम नहीं है, जिनका कोई किसने लिखा, कहाँ लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, कहाँ वो पास कराया, कहाँ नहीं, ये जिक्र नहीं है। उन किताबों के अंदर भी आज के समय जो भारत में जातियों की प्रैक्टिस के नाम चलते हैं पीछे, शर्मा, वर्मा, अरोड़ा, खरोड़ा, पड़ा, जो भी चलते हैं, ये नहीं मिलेंगे आपको। मतलब जो आप पुरानी कहानियां सुनते हो, जो पुरानी कहानियां चल रही हैं, या जो आपको चित्र कथाएं दिखाई जाती हैं या सीरीज बना के दिखाई जाती हैं पुरातन या पुरानी के नाम से, उनमें भी आपको वो नाम नहीं मिलेंगे। ये अच्छी तरह से, क्योंकि ये बातें जानने के लिए आपको कोई बहुत किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बार बार कहा है, सहज बुद्धि सहज ज्ञान से सिर्फ सोचना आरंभ कर दोगे, सारा हिस्ट्री, सारी किताबें, सब इतिहास सब खुल के चला जाता है और हमें पता चल जाता है कि हम कौन है। पर आप चिंतन मनन करोगे तो
मनन करने वाले कोई मुनि बोला करते थे। पहले जो मुनि होते थे उनके पास कोई किताब, कोई पीएचडी कुछ नहीं होता था, वो मनन करते थे। और मनन करते 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 वो अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे और चीजों को खोज लेते थे। तो मन की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है, किसी किताब से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ी ताकत मन की है, पर आप उसका इस्तेमाल करोगे तब। तो पुराने समय में आप जाओगे तो ये नाम नहीं मिलते, तो ऐसे कोई समुदाय भी नहीं मिलते, तो ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं मिलता जो आज के समय अभ्यास में है, आज के समय प्रैक्टिस में है। तो ऐसे कोई जिक्र भी नहीं मिलते, तो ऐसे कोई ग्रुप भी नहीं मिलते। तो जगह जगह जाके कहीं कोई ऐसे आपस में जो आज के समय प्रैक्टिस है, कोई गठबंधन भी नहीं मिलते। कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे ग्रुप हुआ करते थे, गणराज्य हुआ करते थे, 16 बड़े महाजनपद थे। और 16 बड़े महाजनपदों में छोटे छोटे बहुत सारे समर संघ हुआ करते थे, संघ हुआ करते थे, जिनको समर संघ, समर लोग हैं तो समर संघ बुला करते थे। तो ये स्पष्ट है कि हम जिस जात और जाति की बात कर रहे हैं उसको मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है। वो बात जो काल्पनिक कथाओं में है वहां नहीं है जात जाति, उससे पहले कहीं जात जाति नहीं है। पर जो भेद था, क्योंकि भेद तो था, तो जो भेद था वो दो लोगों में था। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति है, उसको श्रमण संस्कृति बोलते हैं, श्रमण सभ्यता बोलते हैं। तो श्रमण को पाली में श्रमण कहते हैं। बाबा साहब ने श्रमण बोला क्योंकि उन्होंने हिंदी को, संस्कृत को इस्तेमाल किया, पाली की सिर्फ डिक्शनरी दी है। पर हम पाली के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम श्रमण को समण बोलते हैं। तो श्रमण सभ्यता, इसका मतलब समण सभ्यता हो गई। तो समण सभ्यता के बारे में उन्होंने बताया है। तो जैसे इंग्लिश सभ्यता होती है, कोई इंग्लिश कल्चर होती है, या हम ये कहें रूसी सभ्यता है, या हम ये कहें कि अरब की सभ्यता है, या हम ये कहें कि ये यूरोप की सभ्यता है, तो वहां के लोगों को उन्हीं के हिसाब से बोलते हैं। जर्मन की सभ्यता के लोगों को जर्मन बोलते हैं। अंग्रेजी सभ्यता नहीं मानता तो कोई बात नहीं, पर जिस सभ्यता का नाम होता है उसके लोगों को वही बोलते हैं। तो जब डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ कह रहे हैं कि हम श्रमण सभ्यता के लोग हैं और श्रमण को पाली कहते हैं, तो हम या तो श्रमण हैं और श्रमण को पाली में श्रमण कहते हैं। तो हम श्रमण भी हैं संस्कृत भाषा में और समण भी हैं। पर श्रमण और समण में जो भेद है वो सिर्फ इतना सा है कि श्रम का अर्थ बदल दिया है। तो वो जो दूसरे लोग हैं उन्होंने हमको गुलाम बनाने के लिए या हमारे मन को जकड़ने के लिए हमको श्रमण श्रमण करते करते श्रमिक बना दिया, और उसका एक नया शब्द गढ़ दिया कि श्रम करने वाले लोग यानी कि काम करने वाले हैं। जबकि पाली में काम करने वाले को कमकार बोलते हैं, कामगार बोलते हैं। तो हम लोग कमकार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, कर्मशील लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। पर हम राजा भी हैं, पर हम व्यापारी भी हैं, पर हम इंजीनियर भी हैं, पर हम डॉक्टर भी हैं, हम लेबर भी हैं, क्योंकि पूरे देश में सारे काम हम ही करते थे। तो सारे काम हम करने वाले हैं। पर खाली श्रम श्रम करके कोई ये कहे कि हम राजा का श्रम नहीं करते हैं, या हम वैज्ञानिक का श्रम नहीं करते हैं, या हम उपदेश देने वाले बुद्ध का श्रम नहीं करते हैं, या हम पढ़ाने वाले जो जीवक जैसे जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर, उनका श्रम नहीं करते हैं, तो वहां गड़बड़ है। यानी कि हम समण लोग हैं, मेहनत करते हैं सारी बातें, पर हम सारे कामों में मेहनत करते हैं। जैसे आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से संविधान में हम सारे काम करने के लायक हैं, सारे काम करते हैं, हम तो पहले से लायक हैं। तो हम राष्ट्रपति भी हैं, हम जो और मंत्री हैं वो भी हैं, हम न्यायाधीश भी हैं, हम पुलिस में भी हैं, हम बड़े अफसर भी हैं। हमारे पास जमीनें नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, उसमें हमारा मामला खराब है। हम उपदेश देने वाले भी हैं, हम एजुकेशन लेने वाले भी हैं, एजुकेशन देने वाले भी हैं, हम खिलाड़ी भी हैं। भले ही हमको मौका नहीं मिलता, वो अलग बात है। पर हम व्यापारी और पैसे वाले अभी नहीं हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, हम खेती हमारे पास ज्यादा नहीं है, और है तो कुछ चंद लोगों के पास हो सकती है। तो स्पष्ट सी बात है और साफ साफ सी बात है कि आप उस दौर में आप देखेंगे जो बुद्ध के समय का दौर है, पहले का दौर है या बाद का समय है, तो वहां जात और जाति का जो अर्थ है वो क्लियर रूप से कुछ पैदा कर रहा है, कुछ उत्पन्न कर रहा है। कोई लकड़ी पैदा कर रहा है तो वो लकड़हारा भी हो सकता है, और वो कारपेंटर भी हो सकता है, यानी बढ़ई भी हो सकता है। कोई महिला है, अगर वो साड़ी बना रही है तो वो कपड़े बनाने वाली बानकर भी हो सकती है, यानी वस्तुकार भी हो सकती है, वस्तुकार भी हो सकती है, या जो कपड़ा बुनकर होते हैं बुनकर भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है। तो उस समय जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस था इस बात का कि हम लोग समण सभ्यता के लोग हैं, तो बाहर से जो लोग आए इस देश के अंदर वो वमन सभ्यता के लोग नहीं है।
वो वमन वर्ग के लोग हैं, वमन वर्ण के लोग हैं। अब यहां से वर्ण आरंभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सम, सम का मतलब सारे के सारे लोगों को समानता में रहने वाले, और सम का मतलब सामले, सामा लोग, सम लोग यानी सामन लोग, मतलब डार्क लोग, काले लोग या गेहूं जैसे रंग के लोग, हमारी स्किन के कलर ऐसे रहे हैं, तो हम समता में रहने वाले और सामने लोग, सामा लोग हो गए, सामा लोग हो गए। सामा हमारे यहाँ बहुत लोगों का नाम होता है। सामावती तो बड़ा फेमस है। सामावती मतलब डार्क रंग का, और सामा मतलब, साम मतलब हम हो गए, मेल का मतलब हो गया। तो सामो मतलब भी हम होते हैं, श्याम भी हम होते हैं। तो श्यामलाल बहुत मिलते हैं हमारे यहाँ, और श्यामवती बहुत मिलती हैं। और ये वमनों में नहीं मिलते, या वहां कोई श्याम नहीं है, वहां कोई श्यामवती नहीं है, वहां कोई सामा नहीं है, वहां कोई सामावती नहीं है, वहां सब अवर्ण मिलेंगे आपको, अलग तरह के नाम मिलते हैं उनके। तो इसका मतलब ये हो गया कि पुराने समय में जो लोग बाहर से आए, कई जगह से आए, और आना कोई बुरी बात या कोई अच्छी बात नहीं है। खाना बदोश लोग या भ्रमणकारी लोग या जो आते जा जाते रहते हैं, क्योंकि किसी भी जमीन पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये देशों की बाउंड्री, स्टेटों की बाउंड्री तो बाद में बनी है। लोगों की संख्या बढ़ती गई और उसमें बाउंड्री बनती गई। जैसे अभी अमेरिका की सरकार कल रात बनी और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि अब जो मैक्सिकन बॉर्डर है वो फ्री नहीं रहेगा, और जो लोग यहाँ इंडिया में, इसमें अमेरिका में रहते हैं, अब उनके बच्चों को अमेरिकन ट्रीट नहीं किया जाएगा जो अब पैदा होंगे। बहुत सारी बातें अपने अपने देश के हिसाब से, जैसी जरूरत होती है लोग उसी हिसाब से करते हैं। और एक समय यह था जब अमेरिका को कोई जानता नहीं था, वहां पे रेड इंडियंस लोगों का राज था। ये जो अवर्ण लोग थे यानी बिना रंग वाले लोग थे, व्हाइट लोग थे, ये वहां गए और वहां जाके देखा जमीनी जमीन खाली पड़ी है, कोई है नहीं। वो घोड़े पर सवार भाला लेके रेड इंडियन लोग रहते थे, और वो लाखों की संख्या में मारे। पूरी दुनिया जानती है कि आयरलैंड के लोग या यूरोप के लोगों का अमेरिका नहीं है। अमेरिका जो लैंड है वो वहां रेड इंडियन लोगों की ओरिजिनल लैंड है। पर जिसका कब्जा, जिसका संग, जिसकी ताकत कौन पूछता है। अब संख्या ज्यादा होने लगी। एक टाइम में अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया से लोग लाए जाते थे कि आ जाओ अमेरिका बसाना है, उसकी सड़कें बनानी है, उसकी बिल्डिंग बनानी है, उसमें फैक्ट्री बनानी है। पर आज जो लोगों का कब्जा है, उनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो वो बाहर के लोगों को बंद कर रहे हैं। ये चलता रहता है, ये दुनिया में चलता रहता है। फिर कम हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर ज्यादा होंगे, फिर बैन लगेंगे। ये तो चलता रहता है। ये तो वहां के सिस्टम के हिसाब से डिपेंड करता है। तो जो लोग बाहर से आए, चारों तरफ से, मोस्टली ठंडे एरियाओं से आए, और जो ठंडे एरियाओं से आए उनके चेहरे का जो रंग था वो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया। तब उन्होंने उनको अवर्ण कहा। वर्ण माने रंग और अवर्ण माने बिना रंग का, बिना रंग का कहा। और हम लोग ऑटोमेटिक ही सम से, सामा से, सामावती से, श्याम से, श्याम से हम सवर्ण हो गए, यानी कि रंग वाले हो गए, या सुवर्ण हो गए, अच्छे रंग वाले हो गए। तो भेद जो हुआ था वो रंग से हुआ है। आप इसके अलावा कोई भेद कर नहीं सकते, क्योंकि आपको आने वाले व्यक्ति का अचानक से ना तो व्यवहार पता है, ना उसके बारे में जानते हैं, ना उसकी भाषा पता है। वो जिस जगह से बता रहा है अपनी भाषा में, वो नाम भी नहीं जानते, वो जगह आपने देखी भी नहीं, कभी आप उसके बारे में सुना भी नहीं। आपके सामने अचानक ही कोई मंगल ग्रह से आदमी आ जाए और आके खड़ा हो जाए, क्या कहोगे आप उसे? आपने उसकी भाषा नहीं जानते, उसकी शक्ल नहीं देखी, उसका रंग नहीं देखा, उसका रूप नहीं देखा, उसकी संस्कृति नहीं देखी, उसका इतिहास नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते, कहाँ से आया वो नहीं जानते, और वो मंगल ग्रह से आया, वो मंगल ग्रह आपने देखा नहीं, उसके बारे में नहीं जानते। तो एक ही शब्द निकलता है, जो सामने दिखाई देता है वो शब्द मुंह से निकलता है, अवन, यानी कि बिना रंग का है। ये पहली पहचान हमने दी। तो पहली पहचान हमने जब उनको अवन दी तो डिफरेंस हो गया, हम सवर्ण हो गए और वो अवन हो गए। जिसको आज सुवर्ण बोलते हैं, हम सुवर्ण हो गए, वो अवर्ण हो गए। बाद में ये शब्द बदल दिए गए, इनके अर्थ बदल दिए गए। तो ये पहचान हमने दी, पर वो सभ्यता संस्कृति नहीं है उनके पास में। और होगी तो उनकी अपने देश में, अपनी जगह जहां से वो आए होंगे वहां से होगी, यहां नहीं मानी जाती। मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर बता देता हूं। अगर यहां से बहुत सारे लोग जो समण हैं वो इंग्लैंड में चले जाएं और इंग्लैंड में जाके राज भी कर लें, इंग्लैंड में जाके सब कब्जा भी कर लें, इंग्लैंड के राजा भी बन जाएं, तब भी उनकी सभ्यता संस्कृति या उनके तीज त्योहार या उनका बोलचाल या उनका भाषा या पहनावा या उनका नाचना या उनका गाना या उनका रूप रंग किसी भी हालत में सवर्ण सभ्यता का नहीं हो सकता। बेशक आप उनकी सभ्यता पे अपनी स्टांप लगा दो और आप ये कहो कि आज से अंग्रेजी सभ्यता सारी सवर्ण सभ्यता के नाम से जानी जाएगी, तो नाम ही बदल सकते हो, पर बाकी कुछ नहीं बदल सकते। यही कारण है कि बाहर से जो लोग आए, जिन्होंने यहां सत्ता प्राप्त कर ली, उन्होंने
भाषा बदलकर उसको संस्कृत कर कर ठप्पा लगा के कोशिश की और ये कहा कि जो संस्कृत भाषा है, जिसको संस्कृत बोलते हैं, अपनी भाषा मिक्स करके ये भाषा राजकर्मियों की भाषा रहेगी, यही भाषा लिखत पढ़त में आएगी और यही यही भाषा का प्रचलन होगा। पर यहाँ के लोग आज तक भी संस्कृत नहीं जानते और ना वो जानेंगे, क्योंकि संस्कृत भारत की भाषा है ही नहीं। इसलिए ना बोल में, ना चाल में, ना लिखत में, ना पढ़त में कोई नहीं जानता और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सिवाय इसके कि वही लोग इसको रट्टा मारते रहते हैं और वही अपना किताब किताब लिखते रहते हैं। वो किताब हमारे लिए नहीं है। जब हमारी भाषा नहीं, हमारी जान नहीं, हमारी पहचान नहीं, तो संस्कृत की लिखी हुई कोई भी भाषा से हमें कोई लेना देना नहीं है। उठाओ और अलमारी में रखो, रद्दी में बेचिए और उसका पैसा बना लो। जबरदस्ती पढ़ाते हैं 8वीं तक भी। मैं बड़ा रोता था जब पढ़ाते थे, भाई ये क्या भाषा है। जब भाषा हमारी इतनी बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसको जबरदस्ती पढ़ा के इसका इस्तेमाल क्या है, उपयोग क्या है। 8वीं पास करनी भारी पड़ गई उससे, संस्कृत से। और जबरदस्ती पढ़ाते थे, जबरदस्ती पढ़ाते थे। अच्छा, जो पढ़ाने वाला है वो भी परेशान रहता था, वो तो उसे तनख्वाह मिलती है, उसके खैर रोजी रोटी है, बाकी इसका उपयोग कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से जो लोग आए, उनकी भाषा उनके लिए है, उनकी संस्कृति उनके लिए है, पर यहाँ की संस्कृति या संस्कृति वो मैं काउंट नहीं हो सकती किसी गलत में। इसलिए भारत के अंदर कोई भी वमर संस्कृति नहीं है। और कोई जबरदस्ती अगर किताब में लिख भी दे कि भारत के अंदर 2 प्रकार की संस्कृति है, 2 प्रकार की संस्कृति है, 2 प्रकार की कल्चर है, एक श्रमण कल्चर है और एक ब्राह्मण कल्चर है, तो भी नहीं है। क्योंकि समण संस्कृति के तो लाखों चिन्ह मिलते हैं, करोड़ों चिन्ह मिलते हैं, हर कदम कदम पे मिलते हैं। उनका रूप, उनका रंग, उनका भाषा, उनका तीज, उनका त्योहार, उनका पहनावा, उनकी बोल, उनकी चाल, उनकी जगह, उनका भूगोल, उनका इतिहास, उनके चिन्ह, उनके थूप, उनके स्तूप, वो हर जगह मिलते हैं। उनके पत्थर पर लिखे हुए हजारों चिन्ह मिलते हैं, जमीन में खोदो उनके चिन्ह मिलते हैं। पर ब्राह्मण संस्कृति का तो कुछ नहीं मिलता, ना कोई पत्थर मिलता, ना कोई चिन्ह मिलता, ना कोई रहन मिलता, ना कोई सहन मिलता, ना कोई किताबों में कुछ मिलता, ना ही कुछ। जबरदस्ती का बना रखा है, जबरदस्ती का। जब यही समर संस्कृति को जबरदस्ती अपनी करने में लगे पड़े हैं। जितने फेस्टिवल हैं, जितने तीज, जितने त्योहार, जितनी बोलचाल, जितनी भाषा, सब पे अपनी नाम लिखे। जबरदस्ती कहते हैं संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। अरे भैया, संस्कारित का मतलब यही होता है कि कहीं से मॉडिफाइड हुई है, संस्कारित हुई है। तुम्हारा शब्द बोल रहा है कि ये संस्कारित भाषा है, ओरिजिनल भाषा नहीं है, मूल भाषा नहीं है। दुनिया में संस्कारित भाषा लाखों होती हैं, तो तुम्हारा शब्द बोल रहा है, तुम उस शब्द को नहीं मानते हो, तो संस्कृत मतलब खामे खां की बातें, बेकार की बातें। तो वहां जो जात और जाति का जो अर्थ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उस समय का उत्पन्न करने का है। अगर पौधा उत्पन्न होता तो कहते प्रकार कितने प्रकार के, क्योंकि जात और जाति का जो शब्द है वहां 2 प्रकार से काम आता है। एक वहां विश्लेषण के रूप में आता है और एक वहां संज्ञा के रूप में आता है। तो वहां जो विश्लेषण के रूप में आता है तो कहते हैं कितने प्रकार का, क्रूदंत बोलते हैं, क्रूदंत के रूप में आता है। तो विश्लेषण विश्लेषण के रूप में आता है कि कितने प्रकार का पेड़ है, तो कहते हैं इस पेड़ की जाति क्या है, यानी ये कितने प्रकार का है, या जो रंग है वो कितने प्रकार के, इनकी जाति क्या है। तो 2 प्रकार से जात वहां इस्तेमाल होता है, एक प्रकार बताने के लिए, भेद बताने के लिए, और एक उत्पन्न क्या हुआ है उसको बताने के लिए। वो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। अब जो चैप्टर आता है, अब 200 साल से जो पुराना है, ये जो इसमें जो जातियां आती हैं, ये जातियां अभ्यास में जबरन लाई गई हैं। और ये लाई गई हैं जब जब हम अपने सब कुछ हार चुके हैं। यानी कि हमने मनन करना छोड़ दिया, हमने अपना पंचशील छोड़ दिया, हमने शराब पीनी शुरू कर दी, हमने जुआ खेलना शुरू कर दिया, हमने बुरे काम शुरू कर दिए, हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया, हमने चोरी करनी शुरू कर दी। जो हमारी जो संगति थी और जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन थे संघों के, जब हमने वो सारे तोड़ दिए, हमारा पतन हो गया। किसी भी संगति का या किसी भी सभ्यता का जो पतन होता है, उस सभ्यता के लोगों के हाथ में है। बाहरी आदमी पतन नहीं कर सकता कभी भी। ऐसा बुद्ध ने बार बार बताया है और भी लोगों ने बताया है। और बुद्ध के बारे में तो खास तौर से बताया है कि वह जी लोग कैसे डटते थे और कैसे हराते थे। और जब वो उन्होंने अपने नियम तोड़ दिए और अपने एक मत, एक नियम और लोकतंत्र तोड़ दिया, अपना सिस्टम तोड़ दिया, संघ तोड़ दिया, तब जाके वो मारे गए। तो हमारा जो सिस्टम था, संघ का सिस्टम था, जो साथ साथ बैठने का सिस्टम था, जो सन्निपात बहुल का सिस्टम था, जो एक मत पे एक बहुमत से चलने का सिस्टम था, वो सिस्टम हमने तोड़ दिया। अभी वो सिस्टम दिखाई नहीं देता। अभी तो आप ये देखो कि इतनी बड़ी समस्या है कि 29 लाख संगठन है, सब अलग अलग चलते हैं। अच्छा, बाप से वैचारिक रूप से संगठन बना, वो भी उसके टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग चलता है।
अच्छा, धर्म का बाबा साहब ने एक 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 संगठन दिया, एक चीज दी कि धर्म का काम करेंगे, वो भी अलग अलग टुकड़ों में टूट के, और तो नए नए लोग खोलते रहते हैं रोज, उसमें बड़ा पैसा मिलता है, रोजगार मिलता है। जो लड़कों के दल बल हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। जो सरकारी नौकरियां अभी मिलनी शुरू हुई हैं 60-70 साल से, 70 साल तो नहीं है, 50-60 साल से ही है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे उस समय तक। तो ये 50-60 साल से जो नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं थोड़ी बहुत, तो इन नौकरियों में भी सब लोग अलग अलग ही संगठन बना के रहते हैं। उनको भी इतनी समझ नहीं है कि भाई हमको नौकरी बाबा साहब के आदेश से मिली है तो हम उस आदेश के तहत में एक साथ रहें। वो भी अलग अलग रहते हैं। तो ये टुकड़े होते हैं, तो उनको मारना, उनको तोड़ना, उनको खत्म करना आसान रहता है। तो भेद हो गया। तो ये भेद जब हमारी स्थिति खराब हो गई और हमारे खाने खराब जैसी स्थिति हो गई, और हम अपने गलती के कारण, अपनी बुराइयों के कारण जो हम अपना सब कुछ लुटा गए, कहीं कोई युद्ध नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति ये कहता हो ब्राह्मणों ने युद्ध किया है इसलिए हम हारे हैं, तो वो अपने इतिहास ठीक कर ले, वो अपना भूगोल ठीक कर ले, वो अपनी जो जितनी चीजें वो ठीक कर ले। आज तक की हिस्ट्री में ब्राह्मणों ने कभी कोई आमने सामने से युद्ध नहीं हुआ, और एक ही युद्ध हुआ तो वो भीमा कोरेगांव का हुआ, वो भी अंग्रेजों में के साथ लड़के युद्ध हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ है। आज तक की हिस्ट्री में भी ब्राह्मणों का समणों का कहीं कोई युद्ध नहीं है। अगर युद्ध हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि आज भी अगर ब्राह्मणों समणों का युद्ध होता है तो जीतेगा वही जिसकी संख्या ज्यादा है। युद्ध तो संख्या का बल है। इसलिए अल्पसंख्यक लोग कभी सीधे सीधे युद्ध नहीं करते, और किसी देश में नहीं होता। जिस भी देश के अल्पसंख्यक होते हैं वो वहां की डोमिनेंट जो लोग होते हैं, वहां के जो बलशाली लोग होते हैं, जो सत्ता में लोग रहने वाले होते हैं या जिनकी चलती है, उनके चरणों में चले जाते हैं। उन्हीं के मत को मानते हैं, उन्हीं की मान्यता को मानते हैं, उन्हीं के साथ शादी ब्याह करते हैं, और अपना सब कुछ उनको देके और वहां हाथ जोड़ के रहते हैं। ये दुनिया के सारे माइग्रेशन की हिस्ट्री है। माइग्रेटेड लोग यानी जो किसी दूसरे शहर में या देश देश में लोग लोग जाते हैं, वो कभी भी वहां के बलशाली लोगों के विरुद्ध नहीं खड़े होते, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संख्या में कम होते हैं। इसलिए कोई युद्ध नहीं हुआ। कहीं कोई चिन्ह नहीं मिलता कि कभी कोई युद्ध हो। कोई काल्पनिक फाल्मिक युद्ध हो तो अलग है, पुरानी कथाओं में कोई काल्पनिक युद्ध डाल रखा हो, पर हिस्ट्री के अंदर कोई युद्ध नहीं है। फिर कैसे हार गए, फिर कैसे संघ चले गए, फिर कैसे हमारी स्थिति दयनीय हो गई, फिर कैसे हम सम्राट अशोक के वंशज क्या बोलते हैं मारे मारे घूम रहे हैं, फिर कैसे इतने बलहीन हो गए, फिर कैसे जमीन जायदाद चली गई, फिर कैसे एजुकेशन चली गई, फिर कैसे हमारे जो जीवन जैसे डॉक्टर थे उनकी जो विद्याएं थी वो चली गई, फिर जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो खोजा वो सारी सारी बातें कैसे चली गई। ये कारण सिर्फ एक ही कारण है कि बुराइयां व्यक्ति के संघ को तोड़ती हैं, और व्यक्ति के जो इकट्ठे हुए परिवार हैं उनको भी खत्म करती हैं। अगर परिवार के अंदर 4 लोग कमाने वाले हैं और 4 लोगों में से एक आदमी सारा पैसा उड़ाने वाला हो, शराब पीने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, चकारी बोलने हो, तो एक ही भतेरा है पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। बाकी कमाते रहे वो उड़ाता रहे, बाकी ठीक ठाक काम करते रहे वो करता रहे, तो वो पूरे परिवार की बदनामी कर देता है। वहां शादी ब्याह होने बंद हो जाते हैं, इनका परिवार खराब है। वैसे ही संघों के अंदर थोड़े से लोग ही अगर करप्ट हो जाते हैं तो पूरा संघ करप्ट हो जाता है। इसलिए संघों को फिल्टर करते रहना चाहिए, संघों को शुद्ध करते रहना चाहिए। अगर संघों के शुद्धिकरण का प्रोसेस बंद हो जाता है, आप बुराई को दबा जाते हैं, आप बुराई को बुराई नहीं कहते हैं, आप बुरे को बुरा नहीं कहते हैं, संघ में किसी ने बुरा किया सिर्फ ये सोच के कि संघ खराब ना हो जाए, आपने वो ढक दिया, तो वो नासूर बन जाएगा, वो कीड़ा बन जाएगा। इसका उदाहरण सारे के सारे संगठनों में, 29 लाख संगठनों में आप बड़े मजे से देख सकते हैं। सारे संगठनों में टूटने का जो कारण है उसके अंदर जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनकी बुराइयां हैं। किसी को जमीन का बनाने का शौक पड़ गया तो जमीन बना रहा पैसे इकट्ठे करके, कोई भवन बना रहा है पैसे इकट्ठे करके, किसी ने ट्रस्ट खोल रखे हैं पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई पैसे लेके भाग गया, कोई चंदे के पैसे से शराब पी रहा है, कोई दारू जो मुर्गा है वो उड़ा रहा है, कोई हिसाब नहीं दे रहा है, कोई पद पे बैठ गया तो पद पे बैठ गया, वो जाता नहीं है। किसी ने पॉलिसी बनाई कि हमें लड़ना नहीं है, वो तो अपने ही लोगों से लड़ रहा है। सारी बुराइयां हमारे संगठनों में आई हैं, इसलिए सारे के सारे जितने भी हैं ये कमजोर होके टूट गए, और ये कभी पनप नहीं सकते, क्योंकि इनके यहाँ शुद्धिकरण का रास्ता नहीं था। अगर ये अपनी सभा करते, आम सभा करते, लोकतांत्रिक तरीके से करते, सांघिक तरीके से करते, और वहां अपनी बुराइयों को हटाते रहते, तो किसी के टुकड़े नहीं होते। क्योंकि टुकड़ा कर होगा जब जब दो लालची लोग या दो पदाधिकारी लोग या दो बड़े पद के लिए लोग, एक ही पद के लिए फाइट करने वाले लोग, या जमीन के मालिकों का बंटवारा या पैसे का बंटवारा
या राजनीति का बंटवारा या कहीं कोई आदेश कुछ चलने का बंटवारा, जब इसमें झगड़ा होता है तब होता है ये सिस्टम, तब बंटवारा होता है, तब वो टूटते हैं। तो उसको शुद्ध नहीं किया। आज तक की हिस्ट्री में भी हमारे 29 लाख संगठनों में कोई कितने पाप करे, कितना ही पैसा ले जाए, वो फिर भी माला पहन रहा है, वो फिर भी लोगों की तालियां बजवा रहा है। लोग जानते हैं कि ये करप्ट है, पर उसका वो तिरस्कार नहीं करते, उसको वो बोलते नहीं, इसलिए वो सारे सिस्टम करप्ट हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि लोग भी करप्ट हो चुके हैं। तो लोग भी करप्ट हो चुके हैं, संगठन भी करप्ट होते हैं। जैसा संगठन का मालिक वैसा लोग, वैसे उसके पदाधिकारी। तो पतन को कोई रोक नहीं सकता, थोड़े से लोग ही काफी होते हैं, शुद्धिकरण है नहीं कहीं। इसीलिए जो सिस्टम हमारा टूटा, जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में हैं, उसका दोष बाहर नहीं है। ये जो हमारे जो कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई सारा का सारा मेहनत हम करते हैं और ब्राह्मण बड़ा चालाक है, ब्राह्मण बड़ा चालाक है, वो सब कुछ ले जाता है, उसने सब कब्जा कर लिया, ये कर लिया है। वो कोई कब्जा नहीं किया उसने, हमने अपने हाथों से थाली में सजा के उसको कब्जा दिया है। हमने अपने हाथों से थाली में सजा के उसको माना है। हमने खुद अपने कर्मों से उसको सब कुछ हमने दिया है। तो दोष उसका नहीं है, ले लेने वाले का, दोष देने वाले का है। क्यों दे रहा है वो, तो दोष उसका है। क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में कहीं कोई उदाहरण नहीं है कि कहीं कोई जबरदस्ती हुई हो, कहीं बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके और समणों पे हमला करके सब ले गए हों, या उन्होंने ऐसा नियम पास किया हो कि आज हमें इसको सबको दे दो। उन्होंने तो इस स्थिति का फायदा उठाया जिससे कि हमारे संघ टूटे, हमारे सील टूटे, हमारे सदाचार टूटे और हम बिखर गए। उस स्थिति का फायदा उठाया। उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए, वो स्थिति तो अपने आप बनी, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया है। अब वो जो सिस्टम है, उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए वो आज का जात और जाति सिस्टम है। कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बनाया नहीं है। वो ना इतना चतुर है, ना इतना चालाक है, ना इतना अक्लमंद है। वो तो खाना बदोश है और सिर्फ जंगलों में खाना ढूंढने वाला आदमी है, और कुछ नहीं है। उसे ना वो पढ़ा है, ना वो दिखाए, ना वो जानता है। हमारे पास उसकी पूरी हिस्ट्री है। नहीं है तो आप सोच सकते हो कि जो बाहर से आदमी आता है वो क्या क्या लेके आता है और क्या होता है। पर जब भाई आप अलग अलग घरों में टूट गए, आपके खुद के घर में झगड़े हो गए, आप अलग अलग समुदायों में टूट गए, तो उसने इस टूटन को मजबूत किया। थोड़े लोगों जब हो गए कहीं, तो उनके पास कुछ लोग गए, उनको कहा आप अच्छे लोग हो, दूसरे वाले बुरे हैं। फिर दूसरे वालों के पास गया, उनको कहा आप अच्छे लोग हो, दूसरे वाले बुरे हैं। अब दोनों का सगा हो गया। फिर तीसरे वाले के पास गया, कह रहा ये दोनों बुरे हैं, आप अच्छे हो। यही काम करता है वो। फिर उसने, आप मिलो ना कभी, आप कभी इकट्ठे ना हो, तो कहा भैया अब देखो ऐसा है, उन बुरे लोगों से तुम मत मिलना, ये अच्छे लोग हैं, ये बढ़िया। क्या काम करते हो तुम? हम तो बर्तन बनाने का काम करते हैं। हाँ तो बर्तन ही बनाते रहना, और अपनी बेटी की शादी भी बर्तन बनाने वाले नहीं करना, आप किसी बाहर वाले मत करना। और कोई जरूरत हो तो हम बैठे हुए हैं, हम कराएंगे तुम्हारा कार्य। ऐसे सिस्टम शुरू हुआ है। कोई एक दिन में सिस्टम शुरू नहीं हुआ। वो सबको बुरा बुरा करके और सबका अच्छा अच्छा बन गया। आज भी वही सिस्टम है। आपको मिलने नहीं देता और खुद जाके उनसे मिलता है। देखो मजाक कैसा हो रहा है। मतलब हमको नहीं मिलने देता और खुद मिलता है। हम आपस में मिलें, अपना उद्धार करें, उसके विरुद्ध है। आपका ये जात है, आपका वो जात है, आपका बर्तन बनाने का जात है, आपका लकड़ी काटने का जात है, आपका कंप्यूटर चलाने का जात है, आपका चमड़ा बनाने का जात है, आपका भैंस पालने का जात है, आपका खेत में अनाज पैदा करने का जात है, आपका मुर्गा काटने का जात है, आपका सूअर काटने का जात है, आपका भैंस काटने का जात है, आपका बाल काटने का जात है, आपका कपड़ा धोने का जात है। मतलब इनको नहीं मिलने देता। और इनको ये ना हो कि ये मायूस हो जाएं, तो सीढ़ियां बना के बताता है, अरे तुम्हारा जो काम है, तुम जो करते हो उससे अच्छा है, तो तुम्हारा दर्जा उससे अच्छा है। अरे तुम जो ये कपड़ा बुनने का काम करते हो, ये जो नीचे नाली साफ करता है, इससे अच्छा है। अरे तुम जो ये लोहा पीटे काम करते हो, तुम्हारा काम लकड़ी वाले से अच्छा है। अरे तुम जो ये सोना पीटे काम करते हो, तुम्हारा लोहा पीटने वाले से अच्छा है। लोगों को पता ही नहीं कि उनका कब ऊपर नीचे मामला हो गया। लोगों को ये अंदाजा ही नहीं कि कब उनके साथ में ये घटना घट गई कि लोहा बनाने वाला नीचे हो गया और सोना पीटने वाला ऊपर हो गया। उनको पता ही नहीं कि नाली साफ करने वाला कब नीचे हो गया। उनको पता ही नहीं कि, और फिर पढ़ लिख के क्या करना है।
अरे लोहा ही तो पीटना है, पढ़ लिख के क्या करना है, लकड़ी तो पीटनी है, इसमें बड़ी आमदनी है। तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। वो अपने अपने दायरों में इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बांधा। उस सिस्टम को मेंटेन करने का नाम, जो जिसने जो काम करता था उस काम के नाम से ही उसका नाम रख दिया। कोई बाहर से नाम नहीं लेके आया, दुनिया में कहीं ने नाम नहीं है, मतलब सिस्टम का नाम भी वही रख दिया और सिस्टम को मजबूत कर दिया। और फिर कहानियां सुनानी शुरू करी कि अपने ही जात में, अपने ही समुदाय में रहना है और दूसरे में रहना नहीं। पर कुछ समझदार लोगों ने कोशिश की कि भाई हमारा पुराना सिस्टम तो ये नहीं है, हम तो सब में शादियां करते हैं। तो किसी का हुक्का पानी बंद करा दिया, किसी को पिटवा दिया, और नहीं माना तो किसी को मरवा भी दिया और मरवाने का प्रचार कर दिया। ये सिस्टम मेंटेन करने में कई सौ साल लगे और सिस्टम मेंटेन हो गया। कहानियां हवा में तैर रही हैं, पर बनी कहां, कैसे बनी, किसी को पता नहीं। कहानियां हवा में तैर रही हैं और प्रैक्टिस हो रही है दबा के। वो जो प्रैक्टिस का नाम है आज, वो जो दर्ज होता है संविधान के तहत में, वो जो दर्ज होता है उस कागज के टुकड़े में। कागज के टुकड़े में बाबा साहब ने SC ST OBC दर्ज करने के लिए कहा था, उसमें काम का नाम भी दर्ज होता है। और वो जो हारे हुए लोगों के जो काम थे, सबसे घटिया काम थे, वही दर्ज होते हैं। और वो जो लोग हारे हुए थे, जो बाबा साहब ने जिता दिए, जो बाबा साहब ने ऊपर पहुंचा दिए, और वो फिर दोबारा से राजा और शहंशाह बना दिए और मुख्यमंत्री बना दिए और मुख्य न्यायाधीश बना दिए, कैबिनेट के मिनिस्टर बना दिए, IAS और IPS बना दिए। उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। उसकी रिकॉग्निशन मिलती है जिससे कि आपका मनोबल डाउन रहे। तो है ना समस्या। इसलिए ये जो किताब है छोटी सी, ये छोटी सी किताब जरूर है, पर ये परमाणु बम है। इससे बेहतर कोई किताब नहीं है। इसको मंगा लेना चाहिए, इसको 10 10 20 20 50 50 100 100 के हर समय अपने पास रखना चाहिए। ये आपको पूरा सिस्टम समझा देगी। और बाकी ये वीडियोज हैं और बाकी हम यहाँ मंथन करते हैं। आज यहाँ सभी लोगों ने जाति के बारे में बहुत अच्छा मंथन किया। मैं समझता हूं अब तक का सबसे परफेक्ट मंथन यहाँ हो रहा है, सबसे बढ़िया हो रहा है। इस मंथन को रोज करना चाहिए, अपने फोन से करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इस पे बहस करनी चाहिए। इसे जो छोटी सी किताब है इसको देना चाहिए लोगों को, अपने रिश्तेदारों को पढ़वाना चाहिए। ये आपके माइंड में जो नोशन है, जो माइंड में भ्रम पैदा हो रखा है, उसको पूरी तरह से क्लियर करने में सक्षम है। और आपको ये बताने में सक्षम है कि जाति दो तरह से इस्तेमाल होती है, एक पहले और एक अब। तो अब वाली जो जात है वो ये है, और पहली वाली जो जात है वो ये है। दोनों का मिक्सअप नहीं हो सकता, दोनों को साथ साथ लेके नहीं आ सकते। और ये जो कास्ट नाम है ये अंग्रेजों ने रखा, क्योंकि अंग्रेजों को कोई जाति का नाम नहीं मिल रहा था अंग्रेजी में। अंग्रेजी में तो जात और जाति शब्द है नहीं, इसलिए कास्ट रखा। और कास्ट का मतलब जो होता है वो होता है अनमिक्स्ड, यानी कि जो मिक्स ना हो, प्योर। तो उन्होंने यहाँ जो सिस्टम बन गया था उसी के आधार पर रख दिया कि भाई कुम्हारों में और कोई आता नहीं, चमारों में कोई और आता नहीं, महारों में कोई और आता नहीं, तेलियों में कोई और आता नहीं, तमोलियों में कोई और आता नहीं, मालाओं में कोई आता नहीं, चंडालों में कोई आता नहीं। तो इनकी प्योरिटी है। उनको इतनी जानकारी थी। अब बाहर से आया हुआ जो आदमी है उसे क्या जानकारी यहाँ की कि क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, उसको तो भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आता। और ऊपर से वो संस्कृत, जो क्या बोलते, जो जो अर्थ जो बता दे वही ठीक, जो अर्थ बता दे वही वही ठीक। तो जो उनके पास रहे वही उसमें बनाते रहे। तो इसलिए सिस्टम आपने ठीक करना है। इसलिए सिस्टम आपने ठीक तब होगा जब आप इसकी पूरी जानकारी ले लोगे, इस पर तर्क करोगे, वितर्क करोगे। ये कोई बहुत गूढ़ रहस्य नहीं है, ये छोटे छोटे से रहस्य हैं। पर आप मनन करोगे, चिंतन करोगे, और चिंतन मनन का पैसा नहीं लगता। चिंतन मनन के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। बस में जा रहे हो, दिमाग लगाना शुरू कर दो। इसका करोगे क्या? ये तो जल जाएगा भाई, थोड़े समय बाद मर जाओगे, आग में चला जाएगा। तो इसका करोगे क्या? इसका इस्तेमाल कर लो। इस्तेमाल करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं नहीं करोगे तो पड़े रहो यहीं। तो इसको सोचो, इसको मनन करो, कुछ किताबों का सहारा लो, कुछ वीडियोज का सहारा लो, कुछ तर्क वितर्क का सहारा लो, कुछ अपना खोलो बुद्धि को, अपनी अपना माइंड ओपन करो। जितना अपना माइंड ओपन करोगे, माइंड ओपन करने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। सोचना शुरू करो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्यों वाला शब्द लगाते चले जाओ, सारे रहस्य खुलते चले जाते हैं। और समन संघ तो है ही इस बात के लिए फेमस कि इसमें बहुत सारे रहस्य हमने खोल दिए, पलट दिए, बहुत सारी चीजें 180 डिग्री पे बदल दी हमने। और ये समन संघ अभी बहुत कमाल करने वाला है, क्योंकि अब इसकी रफ्तार बढ़ गई है। अब सुबह की जो वो लगती है हमारी, सुबह की मीटिंग होती है 6:30 से लेकर 8 बजे तक। आज उसमें 49 लोग आए। कहाँ 3 दिन पहले 20 थे, आज 49 हो गए। तो रफ्तार बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है। पोर्टल थोड़े समय बाद दोपहर में भी चलेगा, फिर शाम में भी चलेगा। हो सकता है कि रात के 11 बजे के बाद भी चले, क्योंकि
जनसंख्या बहुत बड़ी है, जिज्ञासु लोग बहुत ज्यादा हैं, जानना चाहते हैं क्या है क्या नहीं, और हमारा काम समझाने का है, बताने का है, सवालों के जवाब देने का है। मैं आज के लिए इतना ही इस मेरी तरफ से इसके बारे में है। अगर मेरे वक्तव्य में कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई खराबी हुई हो, कहीं कुछ लगता हो कि मैंने कुछ खराब बता दिया है या संघ के विरुद्ध बता दिया है या किसी व्यक्ति को कोई ठेस लगी हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।